नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आर के नारायण की द गाइड 1958 में आई थी और 1960 में आर के नारायण जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर के नारायण जी की द गाइड में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता है जो जेल से छूटता है और हम देखते हैं राजू की बड़ी बड़ी दाढ़ी और उसके बड़े बड़े बाल रहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने गांव मालगुड़ी ना जाके वो एक ऐसी जगह जाता है जहां पर एक मंदिर रहता है जो कि सरयू नदी के पास वो मंदिर रहता है और वहीं पर एक छोटा सा गांव भी रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं राजू जो रहता है वो उसी गांव में शरण लेता है। एक तरह से हम कह सकते हैं उस टेम्पल में वो कहीं ना कहीं उस जगह रुक जाता है। तभी उसकी मुलाकात वेलन से होती है। वेलन जब देखता है राजू को तो कहीं ना कहीं राजू के फेस पे एक कह सकते हैं हमें एक तरह का ताप दिखता है। मतलब कहते नहीं हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है कि इसके चेहरे पे इसके फेस पे बहुत ही प्रकाश जैसी झलक रहा हो। तो कहीं ना कहीं राजू के भी एक तरह से व्यक्तित्व और उसके फेस पे उसके चेहरे पे कहीं ना कहीं प्रकाश झलक रहा था। तभी वेलन जो रहता है वो राजू को महात्मा स्वामी समझ लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते नहीं है जहाँ कहीं भी अंधकार होता है या जीवन में किसी बात की निराशा होती है तो लोग किसी के आने का एक तरह से इंतजार करते रहते हैं कि कोई उनके दुखों को दर्द को दूर करेगा। यहाँ पर देखते हैं राजू समझाने की वेलन को कोशिश करता है लेकिन वेलन नहीं समझता है और राजू उस टेम्पल में बड़े आराम से जीवन यापन कर रहा होता है। तभी राजू कहीं न कहीं अपने पास्ट में जो भूतकाल में चीज़ें हुई थी उसके बारे में सोचता है। यहाँ पर राजू सोचता है कि किस तरह उसकी जो माँ थी उससे प्यार करती थी। उसकी माँ जो राजू की थी वो बहुत ही एक तरह से निर्मल कोमल एक महिला थी और साथ ही साथ वो धार्मिक रिलीजियस महिला भी थी जो अपनी संस्कृति और कल्चर को लेकर साथ में चलती थी। यहाँ पर हम देखते हैं मालगुड़ी स्टेशन के पास ही एक छोटी सी दुकान भी राजू की थी जो कि उसके पिता उसके फादर के द्वारा एस्टैब्लिश्ड हम कह सकते हैं निर्मित की गई थी वह दुकान। वहाँ पर राजू के पिता राजू को बहुत ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं राजू को स्कूल विद्यालय भेजा जाता था लेकिन वो थोड़ा सा बदमाश भी था और कहीं ना कहीं जो शिक्षक थे वो भी कहीं ना कहीं ये सोचते थे ये पढ़ ले तो जानो। फिर हम देखते हैं राजू के पिता की एक तरह से कह सकते हैं डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं राजू जो मालगुड़ी स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे जो उसकी दुकान थी वो चलाने लगता है। वो रेलवे स्टेशन की जो उसकी दुकान थी उस पे हर तरह का सामान रखता था ताकि कोई भी जो टूरिस्ट आए वो बिना सामान लिए वापस ना जाए। वो इतना जानता था कि अगर मुझे दुकान चलानी है तो मुझे अपनी दुकान पर हर वह सामान रखना होगा ताकि ग्राहक ना लौट के जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही जो टूरिस्ट आते थे वो कहीं ना कहीं राजू की दुकान पर जाते थे। धीरे धीरे राजू एक तरह से गाइड भी बन चुका था, बड़ा फेमस एक तरह से पॉपुलर गाइड हो गया था। गाइड इसलिए हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह बात पता चल गई थी कि टूरिस्ट को कहाँ जाना है, क्या देखना है और उसे क्या क्या दिखाना है। शायद हम कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट और गाइड का एक तरह से प्रेम होता है वो आपस में बन चुका था और राजू एक तरह से राजू रेलवे
स्टेशन वाला, या कह सकते हैं राजू गाइड के नाम से फेमस हो गया था। हर कोई पूछता, क्या राजू गाइड को जानते हो? वो इतना फेमस था। फिर हम देखते हैं मालगुड़ी स्टेशन पे यहाँ पर एक ट्रेन आके रुकती है। तभी उसमें से मार्को और उसकी धर्मपत्नी कह सकते हैं रोजी, दोनों ही उतरते हैं। मार्को जो रहता है वो आर्कियोलॉजिस्ट रहता है। एक कहीं ना कहीं पुरानी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें जाता था, देखता था कि मूर्तियाँ जो हैं कितने सालों, हजारों साल पुरानी हैं। साथ ही साथ वो यह भी देखता था कब बनाई गई हैं, कैसे निर्मित की गई हैं। पुरानी ज़माने में, एंशियंट टाइम में राजा रानी क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनकी जो कला थी वो कितने हजारों साल पुरानी थी। हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट भी मार्को था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं जो उसकी धर्मपत्नी रोजी थी वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन उसकी जो सुविधा की सारी चीज़ें थी उसको मिल जाती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि उसके पास आ जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं रोजी के पास उसके पति का जो प्यार था, एक तरह से जो एक साथ कहते नहीं हैं कि मियाँ बीवी के बीच में प्यार होना और समय को बिताना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मार्को जो था उसके पास समय ही नहीं था। वो कभी रोजी को पूछता नहीं था, तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो, ठीक हो कि नहीं, बस आया खाया गया। कहीं न कहीं मार्को रोजी से ज़्यादा अपने काम से प्यार करता था। बहुत दिन बीत जाते थे उसे घर आए हुए। यहाँ पर हम देखते हैं राजू जो रहता है वो इन सब का गाइड बन जाता है और मार्को को कहीं न कहीं वो पुराने मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स में छोड़कर आ जाता और रोजी को पूरा एक तरह से कह सकते हैं पूरे शहर को वो घुमाता। लेकिन जो रोजी थी, कहीं न कहीं जो उसका अकेलापन था वो राजू उस अकेलापन को भर रहा था। जिसे भरना चाहिए था मार्को को, कहीं न कहीं वो काम राजू कर रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसी समय राजू और रोजी एक दूसरे के करीब आए। जब मार्को को यह बात पता चली कि उसकी जो वाइफ है, धर्मपत्नी है, उसका अफेयर राजू के साथ है और रोजी ने उसे धोखा दिया है, तभी बिना कुछ कहे वह मद्रास के लिए चला जाता है और रोजी को वहीं मालगुड़ी में छोड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोजी रहती है वो डांस के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहती है, लेकिन मार्को को डांस करना बिल्कुल नहीं पसंद था और रोजी जो थी वो एक नृत्य कह सकते हैं नृत्य फैमिली से बिलोंग करती थी, एक नाग कन्या फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ डांस उनका एक तरह से पेशा था, लेकिन मार्को को नहीं पसंद था। मार्को ने शादी से पहले ये बात रोजी को कह दिया था कि तुम डांस नहीं करोगी, तुम नृत्य नहीं करोगी, क्योंकि सोसाइटी में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं रोजी एक तरह से रोजी का असली नाम नहीं था, वो तो मार्को के द्वारा दिया नाम था। जो रोजी थी उसका असली नाम नलिनी थी, लेकिन उसने अपने इस नाम को भुला दिया और रोजी नाम उसने ग्रहण कर लिया। हम यहाँ पर देखते हैं जो रोजी थी वो पढ़ी लिखी महिला थी। वो कहीं ना कहीं राजू के साथ उसके घर जाती है। तभी राजू की माँ कहती है, ये लड़की क्या हमारे धर्म जाति की है जो तुम इसे लाए हो? होता है ऐसा, पुराने ज़माने में भी होता था और ऐसा आज के ज़माने में भी होता है। अगर दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, ये सब आज भी कहीं ना कहीं बेड़ियां बंधी हुई हैं हम सभी के पैरों में।
चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। आज भी ये बेड़ियां एक तरह से तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि द गाइड में राजू जो रहता है वो अपने माँ से भी खिलाफत करता है और कहता है कि रोजी यहीं पर रहेगी। तभी उसकी माँ कहती है, क्या यह लड़की हमारे धर्म और जाति की है जो तुम यहाँ रहोगी? रोजी कहती है, नहीं। तभी उसकी माँ कहती है, या तो तुम इसे चुनोगे या तो मुझे चुनोगे। राजू रोजी को चुनता है और तभी उसकी माँ घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं रोजी वो रोज अपने डांस नृत्य की प्रैक्टिस करती है। वो बहुत ही अच्छी डांसर रहती है। कहीं ना कहीं वो अपने डांस से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कहते नहीं हैं कि किसी को अगर अपनी जीने का एक तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी का एक तरह से ड्रीम है, सपना है, और वो सपना दोबारा उससे मिल जाए तो लोग अपने सपने से बहुत प्यार करते हैं। रोजी भी मन लगा के डांस करती थी, घंटों घंटों डांस करती। सुबह 4 बजे उठकर वो डांस की प्रैक्टिस करती। राजू एक तरह से कह सकते हैं रोजी का मैनेजर बन गया था और उसके लिए एक तरह से स्टेज एक तरह से कह सकते हैं जो डांस करने की जगह थी उसको वो प्रोवाइड कराता। कहीं ना कहीं हम देखते हैं इस उपन्यास में कि जो रोजी रहती है उसका डांस, उसका नृत्य पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रहा था। दूर दूर से डांसर्स और म्यूज़िक ग्रुप्स लोग आ रहे थे और रोजी के साथ काम करना चाहते थे। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे दूसरी ओर जो राजू था वो भी काफ़ी अच्छे पैसे बना रहा था। रोजी के द्वारा बहुत ही पैसे रोज आ रहे थे। रोजी कोई भी हिसाब नहीं लेती थी, ना ही पूछती थी कि कितने पैसे घर में आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने डांस से प्यार करती थी। एक दिन एक पार्टी होती है। राजू बड़े बड़े लोगों से रोजी को मिलाता है, लेकिन रोजी जो थी वो बड़े लोगों से मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। वो कहीं ना कहीं जो छोटे लोग होते हैं उनसे मिलने में इंटरेस्ट दिखाती है। रोजी का यह मानना था कि बड़े लोगों को तो हर कोई जानता है। सही बात है, कहते नहीं हैं अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके फॉलोवर्स भी होंगे, उसको हर कोई जानेगा, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं उन्हें कौन जानता है। लेकिन रोजी का मानना था कि हमें छोटे लोगों से भी मिलना चाहिए, उनके पास जो कला है उनसे भी सीखनी चाहिए। रोजी का ऐसा मानना था। हम यहाँ पर देखते हैं कि पैसे तो आ रहे थे। एक दिन ऐसा भी कुछ होता है कि रोजी डांस में बिजी थी और मार्को तभी आता है। वो डाइवोर्स के पेपर्स लेकर, साथ ही वो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उस पेपर पे साइन कौन करता है? राजू करता है। और कुछ पैसे का भी एक लेन देन था पेपर में, उस पर भी वो साइन कौन करता है? राजू करता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं वो रोजी को कुछ भी नहीं बताता है। मार्को जब साइन देखता है तो पहचान जाता है यह साइन जो सिग्नेचर है, दस्तक, एक तरह से हम कह सकते हैं जो सिग्नेचर है, इसमें जो साइन है वो रोजी का नहीं है, ये किसी और का है। तभी वो जांच कराता है और पाता है रोजी का साइन ना होकर राजू का साइन हुआ है। और तभी पुलिस को वो ले आता है और उसे जालसाजी में एक तरह से अंदर करा देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो रोजी रहती है वो एक एक पैसा जुटाती है, डांस करती है, रात दिन राजू को छुड़वाने के लिए मेहनत करती है। वो अपना सब कुछ गिरवी रख देती है ताकि राजू छूट जाए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं रोजी जो रहती है उसकी बदौलत से राजू को कम सज़ा होती है और वो अपनी सारी जमा पूंजी राजू के केस लड़ने के लिए लगा देती है। हम यहाँ पर देखते हैं
जो रोजी रहती है, कहीं ना कहीं उसे अपने पति का प्यार भी नहीं मिलता है, जिससे वो प्यार करती है उससे भी प्यार नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसे धोखा मिलता है, कहीं एक तरह से अपने पति का प्यार नहीं मिलता है। कहते नहीं हैं, जब स्त्री को अपने पति से प्रेम न मिले तो वो बाहर का दुनिया में प्यार खोजती है, उसी तरह जब पति को प्यार नहीं मिलता है तो वो बाहर की दुनिया में एक प्यार की तलाश में हम कह सकते हैं जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं रोजी जो रहती है वो दोनों ही चीज़ों में ईमानदार रहती है। ईमानदार इसलिए हम कह सकती हैं कि जब स्त्री को प्यार नहीं मिलता है तभी वो एक तरह से मार्को को छोड़ देती है, लेकिन यहाँ पर भी राजू कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा करता है। तब भी हम देखते हैं रोजी उसको छुड़ाने के लिए अपना हर एक पैसा जो एक एक पाई रहती है उस केस में लगा देती है। कहीं ना कहीं देखते हैं जो रोजी है वो वास्तविक में एक अच्छी हम महिला कह सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि वो एक फेमिनिस्ट जो हमारी स्त्रीपन है, जो नारी वाद है, वो हम उसको रोजी को जगह उसमें दे सकते हैं। वो सरस्वती जी को भी मानती थी, एक तरह से धार्मिक महिला भी थी, साथ ही साथ उसके ऑफिस में नटराज जी की मूर्ति भी थी जिसे वो मानती थी। वो महिला बुरी नहीं थी रोजी, हो सकता है लोग उसे बुरा समझे लेकिन वो बुरी ना थी, वो अच्छी थी। अगर कोई बुरी होती तो क्या वो राजू को छुड़ाने के लिए कोशिश करती? नहीं करती, लेकिन तब भी उसने बहुत कोशिश किया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब राजू जेल से छूटता है वो अपने गांव नहीं जाता है, क्योंकि वो जानता था लोगों की नज़रें और लोगों के शब्द उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो गांव नहीं गया, वो सरयू नदी के एक मंदिर जहाँ थी वहाँ पर वो चला गया। यहाँ पर देखते हैं इस गांव में कहीं ना कहीं अकाल पड़ा हुआ था एक तरह से, और हम देखते हैं कि जो लोग थे वो बड़े परेशान थे। यहाँ पर जो राजू था अब स्वामी बन चुका था, महात्मा बन चुका था, कह सकते हैं कि यहाँ पर वो लोगों की छोटी छोटी जो मतभेद होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, उसे वह एक तरह से हल करता था। फिर हम देखते हैं गांव में अकाल पड़ जाता है, लेकिन वेलन कहता है हमारे दुखों को, हमारे दर्द को एक ही व्यक्ति से हमें एक तरह से आज़ादी कोई दिला सकता है तो वो महात्मा जी हैं। सब लोग उसके पास आते हैं। राजू तभी कहता है कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक तरह से सजा काटा हुआ आदमी हूँ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। तभी फिर राजू एक तरह से लोग कहते हैं कि अगर आप फास्ट व्रत रखेंगे तो हमारे इस गांव में बारिश होगी। यहाँ हम देखते हैं कि राजू के एक तरह से फास्ट रखने पर यहाँ पर वो फास्ट रखता है। रोज़ सुबह मॉर्निंग में वो जाता था, सरयू नदी में स्नान करता और सारा दिन फास्ट रखता, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता और कहता बारिश होगी। कहीं ना कहीं हम देखें तो कहते नहीं हैं कि अगर मन में अंधकार है, निराशा है और कोई आदमी ये कह दे कि आप पढ़िए या आप जीवन में ये कार्य कर सकते हैं, आपसे सब कुछ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर जो निराशा होती है आप उसे एक तरह से साइड में रख देते हैं और अपने काम के प्रति लग जाते हैं, आशावान हो जाते हैं। यहाँ पर जो राजू रहता है हम देखते हैं कि काफ़ी दिन हो चुके थे, बारिश नहीं हो रही थी। फिर हम यहाँ देखते हैं सरयू नदी में राजू जाता है और खड़ा हो जाता है।
आसमान में कहीं न कहीं बादल आ रहे थे और कहीं न कहीं एक तरह से बारिश बनने का मौसम, एक तरह से कह सकते हैं बूंदें जो थी वो तैयार थी ज़मीन पर आने के लिए। कहीं न कहीं बूंदें भी बरसने के लिए तैयार थी, बादल भी गरजने के लिए तैयार थे। और हम यहाँ देखते हैं जैसे ही राजू सरयू नदी में डुबकी मारता है वैसे ही बारिश होने लगती है। लेकिन क्या राजू जिंदा रहता है या मर जाता है, इसे कोई नहीं जानता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो नॉवेल थी ये यहीं पर समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हम देखते हैं कि एक जो चतुर व्यक्ति था, राजू जो था, मालगुड़ी में उसे चतुर दिखाया गया, बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान दिखाया गया। फिर हम देखते हैं जब वो फ्रॉड करता है और जेल चला जाता है, फिर जब निकलता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं कि अगर हम बुरे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छे नहीं बन सकते हैं। कहते नहीं हैं कि बुराई से हम अच्छे भी बन सकते हैं, अच्छे से हम बुरे भी बन सकते हैं। R.K. नारायण जी ने एक चालाक व्यक्ति को, एक धोखेबाज व्यक्ति को परमात्मा कहीं ना कहीं बना दिया। क्योंकि अगर किसी को सजा हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो इंसान एक तरह से ज़िंदगी भर के लिए हम उसे बुरी नज़र से देखें। एक मौका उसे भी हमें देना चाहिए उसे सुधरने का। यहाँ पर राजू हम देखते हैं महात्मा बन चुका होता है, कहीं ना कहीं एक अंधेरे गांव में उजाला कर जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं जो रोजी रहती है वो भी कहीं ना कहीं एक वास्तविक में अच्छी नारी का किरदार यहाँ पर निभाती है। हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में ग्रेजुएट होना या डांस को प्रोत्साहन देना बहुत बड़ी बात है। आज तो सभी लोग डांस करते भी हैं और काफ़ी इसका एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया में इसकी प्रसिद्धि भी एक तरह से लोगों को मिल रही है। ये थी R.K. नारायण जी की द गाइड। नमस्कार।